साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा, केम छो, कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे धारा 11 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े कई सवाल आपके आते हैं, पर चूंकि जो रिसोर्सेज हैं बहुत लिमिटेड हैं इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि कम से कम इस टॉपिक पर लेक्चर को रिकॉर्ड किया जाए, आप सबको एनलाइटन किया जाए, ताकि आसान भाषा में आप जो कंसर्न सेक्शन है उसको समझ सकें। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है मेरे दोस्त। मुश्किल क्या है कि आप किस प्रकार और कैसे उसे कॉन्टेस्ट करते हैं। तो आप चाहते हैं अपना भला खुद करना, तो इसलिए आपको नोट्स जो है मेंटेन करने होंगे, कंटेंट को जो है समझना होगा और जो स्थितियां हैं उसको अप्लाई करना पड़ेगा अपने केस में, ताकि आप एज पर लॉ जो है फ़ायदा ले सकें। क्लियर है? तो मैं टॉपिक जो है आपको समझाता हूँ। चलते हैं हम ऑन द स्क्रीन। पर आगे बढ़ने से पहले पुनः वही दरख्वास्त करता हूँ कि एक नोटबुक और एक पेन या पेंसिल जो है मेंटेन कर लें और जो कंसर्न नोट्स हैं उसको जो है प्रिपेयर करते चलें, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना आए। चलते हैं ऑन द स्क्रीन। देखो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो मामले हैं, ठीक है जी, ये टेक्निकल मामले हैं। केवल टेक्निक से आप जीत पाओगे। अगर आप लड़ोगे तो आप हार जाओगे। आपको क्या करना है? मैनेजमेंट, जिसके लिए 3 बातें हैं: लिसन एंड ऑब्जर्व, वर्क ऑन फैक्ट्स एंड वर्क ऑन डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए, सेक्शन 11 पीसीएट में क्यों ऐड किया गया, ये है फंडामेंटल क्वेश्चन। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब भी मैं ये कहूँगा कि किसी व्यक्ति ने राशि की डिमांड करी, उसको एक्सेप्ट किया या वो राशि उससे रिकवर हुई है, तो बेसिकली इसे आप कहेंगे कि व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा है। क्लियर हो गया? जिसको हम कॉमनली कहते हैं रेड हैंड ट्रैप। क्लियर हो गया? तो ऐसी स्थिति में आपके जहन में सिर्फ एक सेक्शन आने वाला है, वो है सेक्शन 7। एम आई राइट? कोई दिक्कत इसमें? सेक्शन 11 पिक्चर में कब आता है कि जब रिश्वत तो ली गई है पर वो काइंड में है या सुविधा में है। देखिए, दोनों ही सेक्शंस के ऑपरेशन सेम है, बट केवल यही स्थिति है जो डिफरेंशिएट करती है। सेक्शन 11 में काइंड है और यहाँ पर मनी है, और कोई दिक्कत नहीं है इसके अलावा। दोनों में ही कॉमन बातें हैं। द अक्यूज मस्ट बी द पब्लिक सर्वेंट। अगर अक्यूज पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो केस नहीं बनेगा धारा 11 में। दूसरी बात, अक्यूज ने ऑब्टेन किया या एक्सेप्ट किया या अटेम्प्ट किया टू ऑब्टेन अनड्यू एडवांटेज। क्लियर हो गया? इसमें इसमें बताओ मुझे क्या दिक्कत आ रही है। तीसरी बात, उसके पास काम जो है पेंडिंग होना चाहिए परिवादी का। और चौथी बात, ऑफिशियल फंक्शंस को गलत तरीके से डिस्चार्ज करने के लिए उसने रिश्वत की जो है मांग करी। तो रिश्वत क्या होगी? या तो एंटिसिपेशन में या इन कॉन्सिक्वेंस में। अब इसको लेकर भी बहुत बड़ी मैथमेटिक्स है। एंटिसिपेशन क्या होगा कि पैसे दोगे तो ही काम होगा। क्लियर है? और इन कॉन्सिक्वेंस के काम कर दिया उसके बाद जो है पैसों की चाह है। ये बेसिकली अंतर है। ये आप जो है नोट डाउन कर लो, फिर अपन चलते हैं आगे। तो अभी हमने पढ़ लिए सेक्शन 11 की बेसिक एलिमेंट्स को और बेसिक डिफरेंस किया धारा 7 और धारा 11 में। क्लियर हो गया? अब समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल जो है बहुत जरूरी चीज़ है लाइफ में। ए ने बी से कहा कि मैं काम कर दूंगा जिसके पेटे मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। ये स्टेटमेंट जो है इसमें 4 बातें आ रही हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक परिवादी है, यहाँ पर एक अक्यूज्ड है, काम जो है पेंडिंग है और बात जो है पैसों की हो रही है। तो जहाँ रिश्वत का मामला है बट बात पैसों की है, मनी की है, तो सेक्शन 7 का जो है मामला बनेगा। पर यदि यही ए बी से कहता है कि मैं काम कर दूंगा पर मुझे चाहिए एक कमरा थाईलैंड में, तो यहाँ पर पैसों का जो है लेन देन नहीं हो रहा है पर सुविधाएं जा रही है। ये सुविधाएं भी जो है बेसिकली पार्ट एंड पार्सल है अनड्यू एडवांटेज का। क्लियर है? तो जो केसेस कवर नहीं है धारा 7 में, मीन्स जो केसेस में मनी नहीं है इन्वॉल्व, सुविधा इन्वॉल्व है,
तो वहाँ पर सेक्शन 11 के केसेस जो है देखे जाएंगे। क्लियर हो गया? ये आप जो है नोट डाउन कर लो। अब प्रश्न बनता है कि प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा या नहीं होगा? उत्तर है हाँ होगा। अगर प्रोसिक्यूशन डिमांड को, एक्सेप्टेंस को और रिकवरी को जो है साबित करता है। पर प्रॉब्लम बताऊँ क्या आती है इस तरह के मामलों में, कि एक्सेप्टेंस को इतना ईज़ी नहीं प्रूव करना, क्योंकि जो मनी है वो तो है ही नहीं। तो बेसिकली जो सुविधा ले ली आपने, जो बेनिफिट्स ले लिए, उनकी जो रिकवरीज़ हैं, उनके बारे में जो एविडेंसेस हैं, उसी के आधार पर ये कहते हैं कि आपने ये सुविधा एक्सेप्ट करी है और अल्टीमेटली उसका एविडेंस है, दैट्स व्हाई यू आर लायबल। पर प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना होगा कि जो कंसर्न लोक सेवक हैं, उसने पद का दुरुपयोग करते हुए जो अनड्यू एडवांटेज का डिमांड किया और जो कंसेंट वर्क है उसका नेक्सस है विद द डिमांड। अगर प्रोसिक्यूशन एविडेंस को कनेक्ट नहीं कर पाता है, एविडेंस जो है इनकॉन्सिस्टेंट है या उसमें लेको कॉरोबोरेशन है, देन डेफिनेटली यू कुड हैव द बेनिफिट। तो अब बात करते हैं हम कॉमन डिफेंसेस की। सबसे बड़ा डिफेंस क्या है कि काम लंबित नहीं मेरे पास में, जो कि यूजुअल डिफेंस है, जो कि अधिकांश केसों में लिया जाता है। नो वर्क इज पेंडिंग, जब काम पेंडिंग नहीं है तो मैं रिश्वत क्यों लूंगा। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन है वो लीगल है। जैसे मान लीजिए ए ने बी से कहा कि एक कमरा जो है बुक करा देना थाईलैंड के अंदर, और ए ने जो है भुगतान कर दिया बी को, ट्रांजेक्शन इसका लीगल है, तो ऐसे सिनेरियो में ए जो है जिम्मेदार नहीं होगा। क्लियर हो गया अपने को? इसके अलावा सैंक्शन जो है वो डिफेक्टिव है, जिसके दो पर्सपेक्टिव हैं कि अथॉरिटी है इनकम्पिटेंट या सैंक्शन जो है मैकेनिकल है। इस बिंदु पर भी जो है कंसर्न अक्यूज बेनिफिट ले सकता है। इसके अलावा जो कंसर्न एलिगेशंस हैं वो विदाउट एनी बेसिस है, दीज आर ऑन मियर सरमाइसेस एंड कंजक्टर। जब तक पुख्ता साक्ष्य नहीं होगी, प्रोसिक्यूशन या कार्रवाई अपने आप में जो है गैर कानूनी है। तो कुल मिला करके हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि डिफेंड हम कर सकते हैं, पर डिफेंड करने के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे संज्ञान में होने चाहिए, बाकी और कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी आप लोग केस को लड़ते हो ना, तो एक छोटा सा काम करा करो। मैं आपको एक दे रहा हूँ गुरु मंत्र। वो गुरु मंत्र क्या है कि आप एक हाइपोथेसिस ड्रॉ करो। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके खिलाफ जो है एफआईआर है धारा 11 पीसी8 में। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन कि आपने एक क्वेश्चन को जो है ड्रॉ किया कि मैंने परिवादी से कमरा थाईलैंड में, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, बुक करवाया था। इस बात को एडमिट कर लेता हूं तो क्या बच जाऊंगा? अब इसका उत्तर आप खुद सोचिए। अगर आप एक्सेप्टेंस कर लेते हैं और उसको एडमिट भी कर लेते हैं और जो एक्सेप्टेंस है उसके सिरे नहीं है, मीन्स जो ये ट्रांजिशन है वो लीगल नहीं है, और ये भी साबित हो रहा है कि आपने किसी काम को करने की पेटे जो है सुविधा ली थी, तो आप बच पाएंगे? उत्तर नहीं। इसलिए ड्रॉ द हाइपोथेसिस इन योर केस। ये तो केवल एग्जाम्पल है, कम से कम 50 से 60 हाइपोथेसिस जो है ड्रॉ करनी होती है और उसकी लाइट में आंसर जो है ढूंढने होते हैं, ताकि प्रोसिक्यूशन मजबूत है या नहीं है इसके बारे में हम सही उत्तर जो है ड्रॉ कर सकें। क्लियर है? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है तरीके से फाइल को पढ़ना। तो जब भी आप फाइल को पढ़ेंगे तो उसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 11 का बेसिस भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के समर्थन में धारा 63 बीएस का कंप्लाइंस नहीं है या हैश वैल्यू जो है प्रॉपर नहीं है, देन डेफिनेटली यू कुड हैव द बेनिफिट। क्लियर है? इसलिए हर एक बिंदु का, हर एक इन्फॉर्मेशन का जो है महत्व है, और डिफेंस के लिए बड़ा ही महत्व है इन्फॉर्मेशन और लीड का। जितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होगा उतना ही हम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। जितना कम मेहनत करेंगे, जितना इम्प्रॉपर होगा इन्फॉर्मेशन, उतना ही आप जो है हार जाएंगे। क्लियर है बात ये? तो देखा ना आपने, चीज़ें मुश्किल नहीं है, केवल मुश्किल क्या है कि कैसे हम वर्कआउट करते हैं। अगर वर्कआउट टेक्निकल करेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ेंगे तो निकल जाएंगे, और हमने ऑब्जर्व ही नहीं करा तो आप कैसे जो है जीत पाओगे। क्लियर है बात है? इसलिए बगैर डरे, बगैर घबराए वर्कआउट करें। क्लियर है? चीज़ों को समझें, ऑब्जर्व करें, नोट्स को बनाते चलें, जो कानून की प्रिंसिपल्स हैं उसको अप्लाई करें, देन डेफिनेटली वी कुड विन। तो मैं इसको सार करता हूँ कि जब भी मुकदमे हैं धारा 11 पीसी8 के, तो ये मान के चलेगा कि ये स्थिति वैसी है कि हम मुकदमा लड़ रहे हैं धारा 7 पीसी8 का। सिर्फ फ़र्क क्या है कि वहाँ पर मनी है, यहाँ पर काइंड है या सुविधा है। क्लियर हो गया? तो कुल मिलाकर के डिमांड ऑफ ब्राइब इज मस्ट,
ये प्रूव करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी प्रॉपर्ली करना होगा स्क्रूटनाइज़, पेंडेंसी वर्क भी जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सर्कमस्टेंसेस मस्ट बी ऑन द रिकॉर्ड व्हिच कुड शो द ओवररेट ऑन योर पार्ट, क्लियर है? और इसके अलावा प्रोसिक्यूशन को शो करना होगा कि इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ और इन एंटिसिपेशन ऑफ एलिस ब्राइब, जिसको हम कहते हैं अनड्यू एडवांटेज, आपने पद का दुरुपयोग किया। जब तक इस तरह के एलिमेंट्स नहीं है, इन जनरल वे द अक्यूज कुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। तो थ्योरी में क्लियर हो गई है, पर हमें फैक्ट्स को भी जो है पढ़ना पड़ेगा। फैक्ट्स की स्ट्रेंथ क्या उसको देखनी पड़ेगी। इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ आपसे कि फाइल का रिव्यू जरूर करें। रिव्यू करने से, चर्चा करने से समस्या का निवारण जो है कर पाएंगे। और कहते भी तो हैं कि दुख को समेटोगे तो मारे जाओगे, पर अच्छा सलाहकार है उसके पास जाओगे और दुख को बताओगे तो कम से कम आपकी बात से कोई क्लू निकल गया, कोई पॉइंट निकल गया, तो एक अच्छा समाधान जो है आप पा जाओगे। इसलिए कहीं नहीं घबराना अपने को। गिल्ट को बाहर निकाल दो, आप अपराधी नहीं हो। केस आपके ऊपर है, आपको जो है कॉन्टेस्ट करना है, पर तरीके से। जितना ढंग से ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे, उतना ही फायदा अपने को होने वाला है। क्लियर हो गया? जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। टिल देन, जय राम जी की।